इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 13 में आपका पुनः स्वागत है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्ट्रक्चर है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, या नाउन के जगह पर आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसे मैंने 3 स्ट्रक्चर लाए हैं। तो आई विश का अर्थ है यहां पर काश। तो काश के अर्थ में आई विश का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड दैट का, या ओ दैट का, या इफ वनली का, या ओह दैट का। सबका एक ही अर्थ है, काश। इसके प्रयोग से यहां पर अनरियल थिंग आएगा आपका, अनरियल थिंग मतलब वास्तविकता नहीं रहेगा, अनरियल रहेगा, अवास्तविक, जो होना संभव नहीं है। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर लाए हैं, आप देखेंगे। आई विश, अब आई विश के जगह पर लिख सकते हैं वुड दैट, ओ दैट, इफ वनली, ओह दैट। तो जैसे है आई विश आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया हूं। इफ आई वर ए मिलियनर, यदि मैं करोड़पति हूं। तो जो कह रहा है उसके लिए वह संभव नहीं है। इफ आई वर यंग अगेन, यंग एडजेक्टिव आ गया। कोई बूढ़ा व्यक्ति यदि कहे कि मैं पुनः जवान हो जाऊं, तो वह होना संभव नहीं है, मतलब अनरियल थिंग है। दूसरा स्ट्रक्चर वर्ब के जगह पर हैड बीन लाए हैं। जैसे आई विश आई हैड बीन ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। हैड बीन से अर्थ हो गया होता, जो पर संभव नहीं है, मतलब अनरियलिटी को व्यक्त कर रहा है, एक सिर्फ काल्पनिक है। आई विश आई हैड कम फ्रॉम हेवन, कहता है पास्ट परफेक्ट में वाक्य है कि काश में स्वर्ग से आ जाता, जो कि संभव नहीं था। वो जो कह रहा है कि काश में स्वर्ग से आ जाता, उसके लिए ऐसा संभव नहीं था। तो आप जो प्रयोग आपने देखा, इसमें आपने देखा अनरियल थिंग, इमेजिनरी थिंग, जो काल्पनिक नहीं हो सकता है। तो आपने पहला प्रयोग देखा। आप इफ के प्रयोग से भी काल्पनिक आ सकते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, और इस वर्ब की जगह पर हैड बीन भी आ सकता है। या हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, 3 को प्रयोग है। तो यहां पर इफ का प्रयोग जो आ रहा है इमेजिनरी आ रहा है, काल्पनिक आएगा, जो होना संभव नहीं है। इफ के भी प्रयोग से सेम वही बात होता है। तो आप दोनों तरह के वाक्य को ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया हूं, तो आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं चिड़िया हूं, वेयर का मतलब हो जाएगा हूं। अब हैड बीन का मतलब हो जाएगा होता। हैड प्लस V3 कोई काम करता या कर लेता। अब यहां पर मतलब समझिए, कहता है कि यदि मैं चिड़िया हूं तो मैं
उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। तो यहां पर होम के अर्थ में वेयर, और दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड का ही प्रयोग करेंगे, वुड प्लस V1 होगा। यदि पहले वाक्य में इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव हो, तो दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग अवश्य करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड बीन ए बर्ड, तब जैसे हैड बीन का अर्थ क्या हो जाएगा, होता। तो इफ आई हैड बीन ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, तो के लिए कॉमा का प्रयोग करेंगे। आई वुड हैव, देखिए यहां पर अंतर क्या आया, वर था तो यहां पर वुड का प्रयोग किया, हैड बीन था तो वुड हैव का प्रयोग किया। इसको ध्यान रखना है कि कौन स्थिति में पहला वाक्य है तो दूसरा वाक्य कहां पर किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो इफ के बाद आपने देखा, यहां पर ध्यान देंगे, नोट में इसको लिख रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। तो दूसरा वाक्य क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। दूसरा क्या बना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड बीन के बाद यदि नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो दूसरा वाक्य का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3। ये आपने वाक्य को देखा। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में रहने का मतलब कि दूसरा वाक्य में वुड हैव लगेगा। तीसरा देखिए, इफ आई हैड गॉट दिस जॉब, पास्ट परफेक्ट में है, देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में रहने पर वुड हैव दूसरा वाक्य में लगेगा, आई वुड हैव हेल्प्ड माय फैमिली, यदि मुझे यह जॉब प्राप्त हो जाता, मतलब प्राप्त हुआ नहीं, तो आई वुड हैव हेल्प्ड माय फैमिली, तो मैं अपने फैमिली को मदद करता, लेकिन मदद नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे यह जॉब नहीं मिला। तो यदि ये तीन प्रयोग आप इफ में याद रखेंगे और दोनों तरफ का स्ट्रक्चर, इफ में भी काल्पनिक वाक्य होता है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस एज इफ या एज दो। एज इफ या एज दो का मतलब होता है मानो। इसके बाद जो वाक्य आता है उससे अनरियल थिंग ही होता है, वास्तविकता व्यक्त नहीं होती है। इसलिए वास्तविकता व्यक्त नहीं होने पर हम पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे उसके बाद। तो देखिए तीन प्रयोग हमने लाया है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा है एज इफ या एज दो के बाद तीन स्ट्रक्चर आ रहा है। पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तीसरा है सब्जेक्ट प्लस V2। सब पास्ट टेंस में ही है, लेकिन यहाँ पर वर सिर्फ दिया गया है, वाज नहीं। इसका मतलब कि अनरियल थिंग में अनरियल थिंग को व्यक्त करता है जो होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको एग्जाम्पल से इसको समझा रहे हैं। जैसे वह बोलता है, प्रेजेंट इनफिनिट में है, ही वॉक्स, मानो एज इफ या एज दो भी लिख सकते हैं। ही वेयर माई बॉस, वह बोलता है मानो वह मेरा बॉस है। वास्तविकता क्या है, वह मेरा बॉस नहीं है। ही वॉक्स एज इफ या एज दो ही वर ए ड्रंकार्ड,
वह चलता है मानो वह पियक्कड़ हो, लेकिन वह पियक्कड़ है ही नहीं, उसका चलने का वही अंदाज ही है। इसलिए वास्तविकता व्यक्त नहीं होता है, सत्य प्रतीत नहीं होता है। तो ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, मानो वह मेरा बॉस है, पर ऐसा है नहीं, वह मेरा बॉस नहीं है। ही रैन एज इफ या एज दो ही हैड सीन ए घोस्ट, वह भागा मानो उसने भूत देख लिया हो। प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी है तो पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता इससे व्यक्त नहीं होने के कारण एज इफ या एज दो के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मानो उसने एक भूत देख लिया हो, पर ऐसा नहीं है, वास्तविकता ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई काम हो, वो तेज से दौड़ के जा रहा। राहुल स्पीक्स, राहुल बोलता है एज इफ या एज दो ही न्यू एवरीथिंग। देखिए सिंपल पास्ट में लाए। राहुल बोलता है मानो वह सब कुछ जानता हो, ताहती है प्रेजेंट इनफिट में, लेकिन अनरियल होने के चलते सिंपल पास्ट में बनाए। मानो वह सब कुछ जानता है, पर सत्य ऐसा नहीं है। तो आपने देखा एज इफ या एज दो का प्रयोग। इसके बाद 3 स्ट्रक्चर का हमने प्रयोग किया। एज इफ या एज दो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और सब्जेक्ट प्लस V2। ये सब बताता है कि जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं था, ऐसा नहीं है। ये सब अनरियल थिंग को बताता है, अनरियलिटी है, वास्तविकता से परे है। इसलिए इसके साथ ध्यान रखना है कि एज इफ या एज दो के साथ पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, और यदि वाज या वेयर का प्रयोग करना हो तो सिर्फ वर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि उससे वास्तविकता व्यक्त नहीं होती। अगला कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एक वाक्य सिंपल फ्यूचर में हो तो जो कनेक्टर, ये सभी कनेक्टर हैं जो दो वाक्य को जोड़ते हैं, इस कनेक्टर के साथ हिंदी यदि फ्यूचर में भी आ रहा है, हिंदी उसकी, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। तो टाइम एंड टेंस का एक रूल है कि यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। पहला, डॉक्टर के आने के बाद, आने के पहले रोगी मर चुकेगा। इसमें कनेक्टर है कौन? के पहले, बिफोर है। तो कैसे इसको बनाएंगे? हम बताए थे कि यदि दो वाक्य के पहले या के बाद से जुड़ा हुआ हो तो अंतिम वाक्य को पहले बनाते हैं। तो रोगी मर चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट में है, तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, तब द पेशेंट हो गया, प्लस विल या शैल, तो द पेशेंट के अनुसार विल आ गया, प्लस हैव। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल है प्लस V3। तो डाई का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? डायड। देखिए फ्यूचर टेंस में है कि नहीं? द पेशेंट विल हैव डायड, रोगी मर चुकेगा डॉक्टर के आने के पहले ही। तो बिफोर द डॉक्टर केम होगा कि हैज कम होगा कि कम्स होगा। यहां हमने बताया है कि यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो
यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो कनेक्टर के बाद जो वाक्य आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5। तो डॉक्टर हो गया, द डॉक्टर। अब सिंपल प्रेजेंट में केम हो नहीं होगा, हैज कम नहीं होगा, बल्कि कम्स होगा। ठीक है, तो इसमें आपका कनेक्टर कौन था? B4 था। अब देखिए, आई शैल स्टे हियर, मैं यहां ठहरूंगा, फ्यूचर में है। आई शैल स्टे हियर या आई शैल वेट फॉर हिम, मैं उसका यहां इंतजार करूंगा, या मैं यहां ठहरूंगा, आई शैल स्टे हियर। जब तक नहीं वह लौटता है, तो जब तक नहीं का अंग्रेजी याद रखेंगे टिल या अनटिल। टिल भी लिख सकते हैं या अनटिल ही रिटर्न्स। तो देखिए, एक वाक्य फ्यूचर में है तो टिल या अनटिल, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं, उसका अर्थ निगेटिव होता है, इसलिए वैसे वाक्य में नो या नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। टिल या अनटिल का मतलब भी हो गया जब तक नहीं वह लौटता है, ही रिटर्न्स। अब देखिए, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। व्हेन माई मदर रिटर्न्स, जब मेरी माँ लौटेगी। हिंदी आ रहा है फ्यूचर में, जब मेरी माँ लौटेगी, लेकिन बना रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि एक नियम का पालन करना है कि यदि एक वाक्य फ्यूचर में तो कनेक्टर के साथ आने वाले वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। अगला है ही विल स्टार्ट क्राइंग, वह चिल्लाने लगेगा, वह चिल्लाने लगेगा। as soon as जो ही he sees, जो ही वह देखेगा, तो कनेक्टर के साथ सिंपल प्रेजेंट में तो ही सीज मोहन। जो ही वह मोहन को देखेगा वह चिल्लाने लगेगा। तो एक वाक्य फ्यूचर में है तो एज सून एज कनेक्टर के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाएंगे। इफ वाला देखिए, ही विल बी सक्सेसफुल, वह सफल होगा यदि वह कठिन परिश्रम करेगा। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, एक वाक्य फ्यूचर में तो कनेक्टर के साथ आने वाले वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, चाहे हिंदी फ्यूचर में क्यों ना हो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट मतलब उस शर्त पर कि आई शैल गिव यू दिस बुक, मैं तुम्हें यह किताब दूंगा। आई शैल गिव यू दिस बुक फ्यूचर में है। उस शर्त पर कि, उस शर्त पर कि लिखिए, प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं या प्रोवाइडेड दैट भी लिख सकते हैं या ऑन कंडीशन दैट भी लिख सकते हैं। ऑन कंडीशन दैट सबका मतलब है उस शर्त पर कि या बशर्ते, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट, सबका मतलब उस शर्त पर कि या बशर्ते तुम 10 दिन में लौटा दोगे। तो यू रिटर्न इन 10 days, उस शर्त पर कि तुम 10 दिन में लौटा दोगे। हिंदी आ रहा है फ्यूचर में, लेकिन उस कनेक्टर के साथ सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे यदि पहला वाक्य फ्यूचर में हो। ठीक है, यहां पर अगर यू विल रिटर्न लिखेंगे तो गलत होगा। इफ ही विल वर्क हार्ड तो यहां पर गलत होगा। एज सुन एज ही विल सी लिखेंगे तो गलत होगा। व्हेन माई मदर विल रिटर्न लिखेंगे तो गलत होगा।
टिल या अनटिल ही विल रिटर्न गलत होगा। कनेक्टर के साथ जो वाक्य, कौन कौन सा कनेक्टर है आपके सामने रखे हैं, उसको ध्यान देंगे। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। यदि या अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तो अगर नहीं या यदि नहीं का अंग्रेजी अनलेस होता है, इसका अर्थ निगेटिव होता है, क्योंकि इसका अर्थ है अगर नहीं या यदि नहीं। तो अनलेस का अर्थ निगेटिव है, इसलिए दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि जैसे टिल या अनटिल का अर्थ निगेटिव था, उसी तरह से अनलेस का भी अर्थ निगेटिव है। तो निगेटिव है तो पहला चीज कि उस वाक्य में नो या नॉट का प्रयोग नहीं होगा। और सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाएंगे, क्योंकि पहला वाक्य फ्यूचर में है। तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क ऑनेस्टली, यदि तुम ईमानदारी से काम नहीं करोगे। ठीक है, तो अनलेस वाला वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाए, और नॉट नहीं देंगे इसमें या नो नहीं लगाएंगे, जब क्योंकि अनलेस का अर्थ स्वयं निगेटिव है। यू कैन प्ले हियर, तुम यहाँ खेल सकते हो, या यू विल प्ले हियर, तुम यहाँ खेलोगे जब तक तुम चाहोगे। तो जब तक का अंग्रेजी एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज यू वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का मतलब जब तक तुम चाहोगे। इन केस, कहीं न, आई शैल टेक एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता ले लूंगा, कहीं न वर्षा हो जाएगी। तो इन केस इट रेन्स, आप देख रहे हैं इन केस, कहीं न मतलब कहीं संभावना व्यक्त करता है। इन केस से संभावना व्यक्त होता है, छाता ले लेते हैं भाई, क्योंकि संभावना है कहीं वर्षा न हो जाए। तो इन केस का प्रयोग संभावना व्यक्त करता है, कहीं न वर्षा हो जाए, इन केस इट रेन्स। ठीक है, टेक दिस मेडिसिन, देखिए प्रेजेंट में वाक्य है या फ्यूचर में है, चाहे जे भी है। इन केस के साथ जब तक, इन केस के साथ जो वाक्य आता है उस पर ध्यान देंगे कि इन केस से संभावना होती है, तो इसका मतलब इन केस इट रेन्स का मतलब होता है इट मे रेन। इट मे रेन मतलब वर्षा हो सकती है, वर्षा होने की संभावना है। टेक दिस मेडिसिन, इस दवा को ले लेना। इन केस, कहीं न तुम बीमार पड़ जाओ, मतलब बीमार पड़ सकते हो, बीमार पड़ने की संभावना है, तो यह दवा ले लेना। तो टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल, बीमार पड़ना का अंग्रेजी फॉल इल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एस नहीं लगेगा यू के अनुसार, तो यू फॉल इल। ठीक है, इन्फॉर्म मी, मुझे खबर करना, यदि तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। कहीं न तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, या तुम्हें पैसे की, यदि तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, संभावना है, पड़ सकता है, तो पड़ेगी तो मुझे खबर करना। तो इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड, यू विल नीड नहीं लिखेंगे, यू नीड मनी। तो इस पार्ट में जो 13वां पार्ट था, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग को मैंने आपके सामने रखा है, कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को बताया है। आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से
आप समझेंगे। एक छोटी छोटी बारीकी स्ट्रक्चर का प्रयोग जो है सो समझना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।